तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट जो कोट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो लाइंस हैं ये आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये जो स्पीच है, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉरएवर ड्वेल्स, हेल हॉरर्स हेल इन्फर्नल वर्ड and thou profoundest hell receive thy new possessor। ये जो स्पीच है दोस्तों, ये सैटन की स्पीच है और यहां पर सैटन हेल से यानी नरक से ये कहता है कि तुम अपने नए स्वामी का स्वागत करो, और स्वर्ग से वह अलविदा लेता है और कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स। तो देखिए किस प्रकार से उसने ये इन लाइनों के माध्यम से स्वर्ग को अलविदा कहा है और हेल से अपने नए स्वामी का स्वागत करने के लिए कहा है। देखिए, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, अलविदा हे स्वर्ग, मैं तुमसे अलविदा लेता हूं और यहां से दूसरे स्थान पर मैं अपना निवास स्थान बनाने का प्रयास करता हूं। तो कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, हे स्वर्ग अलविदा, वेयर जहां पर, जॉय खुशियां, फॉर एवर ड्वेल्स, हे स्वर्ग जहां पर हमेशा ही खुशियां विराजमान रहती हैं, उस स्वर्ग से मैं अलविदा लेता हूं, तुमसे मैं विदा लेता हूं। आगे कहता है हेल हॉरर्स हेल, ओ दुख के स्वामी, दुख के देवता, हॉरर को रखने वाले, भयावह स्थिति को रखने वाले नरक, तुम मेरा स्वागत करो। यहां पर शब्द यूज किया है दोस्तों इन्फर्नल वर्ड। ये जो इन्फर्नल वर्ड है ये नरक के लिए कहा गया है दोस्तों। एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल, और उसको प्रोफाउंड बताया गया है, अत्यंत ही गहराई वाला बताया गया है। तो यहां पर सैटन कहता है हे अनंत गहराई वाले नरक, तुम अपने नए स्वामी का स्वागत करो। कहता है रिसीव दाई न्यू पोजेसर, ये अपने नए स्वामी का आप स्वागत करो और अपने उन भयावह रूपों को मेरे लिए ओपन रखो। मैं यहां पर आया हूं और अब मेरा निवास स्थान यही होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, ये स्वर्ग के लिए कहा है। रिसीव दाई न्यू पोजेसर, ये नर्क के लिए कहा है कि नर्क मेरा स्वागत करो, अब मेरा निवास स्थान यहीं पर होगा। तो सैटन की स्पीच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। और आगे देखिए दोस्तों, ऐसी लाइन जो लाइन हर किसी को बहुत ही अधिक मोटिवेशन देती है, इस लाइन को आप सुनिए, इसका मीनिंग समझिए और मोटिवेट हो जाइए। वन हु ब्रिंग्स ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। दोस्तों ये जो स्पीच है, ये स्पीच भी दोस्तों सैटन की स्पीच है, सैटन ने ही कहा है। आगे कहता है, क्या कहता है, ध्यान से आप सुनिए। तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, वो कहता है, थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लाइन पहले ले चलता हूं, तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। वो कहता है दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल रिसीव दाई न्यू पोजेसर, के ओ गहनतम अंधकार वाले, गहराई वाले नरक, तुम अपने नए स्वामी का, नए राजा का स्वागत करो। वन हु ब्रिंग्स, वन माने एक, हु माने जो, ये जो शब्द आया है दोस्तों, ये खुद सैटन के लिए उसने प्रयोग किया है कि मैं ब्रिंग्स रखता हूं, ए माइंड नॉट टू बी चेंज, ऐसा मस्तिष्क जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तित नहीं होता है, बाय प्लेस, स्थान के बदलने के साथ साथ,
और टाइम और समय के बदलने के साथ साथ। हे नर्क, तुम अपने नए राजा का स्वागत करो, जो नया राजा समय के बदलने के साथ या स्थान के बदलने के साथ बदलता नहीं है। तो इन दो लाइनों को आप ऊपर वाली लाइन के साथ कनेक्ट करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे क्या कहा है दोस्तों, फिर से सुनिए। कहता है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। कि हो सकता है समय बदल गया हो सकता है प्लेस बदल गया हो, दोनों ही चीजों में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन मेरी बुद्धि, मेरा माइंड अभी भी अपने स्थान पर है, वह नहीं बदला है। कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि सैटर्न कहता है मनुष्य के ऊपर उसके स्थान को बदलने का, समय को बदलने का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। और आगे कहता है एंड इट इटसेल्फ मेक, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, यानी वो मन को यहां पर कह रहा है दोस्तों, माइंड को एड्रेस करता है, कहता है कि ये मन ही होता है जो कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल। कहता है ये तो हमारा मस्तिष्क ही है जो स्वर्ग को नर्क में और नर्क को स्वर्ग में बदल देता है। कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि सैटर्न के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैटर्न, और यू मे से दैट दीज आर द मैसेजफुल वर्ड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक राइटर जॉन मिल्टन थ्रू द माउथपीस ऑफ सैटर्न। सैटर्न के माध्यम से यहाँ पे मिल्टन कहता है कि क्या हुआ जो समय बदल गया, क्या हुआ जो आंखों की रोशनी चली गई। देखिए हमने कहा था आपसे कि सभी जगह पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिलता है। तो कहते हैं समय बदल गया, स्थान बदल गया, लेकिन मन यानी मस्तिष्क तो अपने स्थान पर है, और यह माइंड की, मस्तिष्क की ही क्षमता होती है जो स्वर्ग को नर्क में बदल सकता है और नर्क को स्वर्ग में बदल सकता है। तो ये सैटर्न की स्पीच है दोस्तों, दोनों स्पीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, यदि आपका मस्तिष्क संतुलित है तो आप स्वर्ग को यानी अच्छाइयों को बुराइयों में, बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर सकते हैं। इसी स्पीच को दोस्तों कंटिन्यू करते हुए आगे उन्होंने क्या कहा है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि अगर इसको हम स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा इसका महत्व कम होता है। अदरवाइज अगर आप जनरल वे में इन लाइनों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या लाइनें लिखी है। वो कहता है टू रेन इन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। वो कहता है कि हेल में, नर्क में शासन करना कम अच्छा नहीं है, और वो कहता है कि बेटर, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बेटर है किससे, टू रेन शासन करना, इन हेल, हेल में, देन सर्व इन हेवन। दोस्तों कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर्ग में नौकर बनने से, चपरासी बनने से अच्छा है कि नर्क के राजा बन जाओ। सीधा सीधा अर्थ है कि अमीरों की गुलामी करने से अच्छा है कि गरीबों में सर्वोपरि रहो। तो वो कहता है स्वर्ग में नौकर ना बने हम, गुलाम ना बने हम, बल्कि हम नर्क में राजा बन जाएं। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैटर्न की लाइन है, बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। वो कहता है क्या, टू रेन शासन करना, इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, चाहे वो कहीं भी हो, हेल में हो या स्वर्ग में हो। और वो यहां पर आगे इसको क्लेरिफाई कर देता है। वो कहता है बेटर टू रेन इन हेल, कि हेल में शासन करना, राजा बनना अच्छा है, देन सर्व इन हेवन, नौकर बनने से स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि हम नरक में राजा बनकर रहें। दोस्तों ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें एग्जाम में आने की दृष्टि से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिल्टन ने किस
एस्ट्रोनॉमर की आप कह सकते हैं या साइंटिस्ट की बात की है अपने पैराडाइज लॉस्ट में, और उसको टस्कन आर्टिस्ट कहा है। क्या कहा है दोस्तों? टस्कन आर्टिस्ट कहा है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने क्वेश्चंस में भी इस बात को आपको समझाया था कि टस्कन आर्टिस्ट जो वर्ड है दोस्तों, ये लिया गया है गैलीलियो के लिए। तो आप याद रखिएगा, ये दिखाने के लिए ही मैंने केवल लाइन को ब्लू किया है कि टस्कन आर्टिस्ट का जो जिक्र है दोस्तों वो पैराडाइज लॉस्ट में है, और यहाँ ये जो रेफरेंस है दोस्तों ये गैलीलियो के लिए है। और ये जो ऑप्टिक ग्लास यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, ये दूरबीन के लिए, टेलीस्कोप के लिए प्रयोग किया गया है। और यदि आपने मेरे द्वारा कराई गई बायोग्राफी को उनकी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान होगा मैंने टस्कन आर्टिस्ट की बात की थी। मैंने बताया था कि वो जो है गैलीलियो से उनकी मुलाकात हुई है, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो उन्होंने अपने वर्क में भी दोस्तों इनका जिक्र किया है। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा, टस्कन आर्टिस्ट शब्द का प्रयोग गैलीलियो के लिए हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, ये पूरा स्टेंजा एक मैंने इसको हाईलाइट किया है, परंतु आपको जो फोकस करना है दोस्तों, वो फोकस करना है यहां से प्रिंसेस से लेकर के लॉस्ट तक। ये लाइनें हैं दोस्तों, सैटन की ही ये स्पीच है, और यहाँ भी वो अपने साथी योद्धाओं को किस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ा रहा है, कैसे वो उनको मोटिवेट कर रहा है, इसको आप देखिए, उसकी गंभीरता को देखिए। ही कॉल्ड सो लाउड, उसने इतनी जोर की गर्जना के साथ अपनी आवाज को उस नरक की दीवारों से टकरा दिया कि वह आवाज सारे नरक में गूंजने लगी। दैट ऑल द हॉलो डीप, कि वह जो गहरा स्थान था, नरक की गर्त थी, उसमें वो आवाज गुंजायमान होने लगी। और कहता है क्या, देखिए, अपने साथियों को, अपने फैलन एंजल्स को वो सबसे पहले प्रिंसेस कहकर पुकारता है। कहता है हे राजकुमारों, आगे कहता है पोटेंटेट्स, ध्यान दीजिएगा, हे राजाओं, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, हे राजकुमारों, हे राजाओं, हे सर्वशक्तिशाली योद्धाओं, द फ्लावर ऑफ हेवन, और स्वर्ग के फूल उनको कह दिया है। देखिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है। वंस योर्स, जो एक समय तुम्हारा था, नाउ लॉस्ट, अब वो हमसे छिन गया है। तो अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है राजकुमारों, राजाओं, वीर योद्धाओं, हाँ, और कहता है क्या कि एक समय था कि यह जो स्वर्ग था यह हमारा था, और आज वो स्वर्ग हमसे छीन लिया गया है। वंस योर्स, एक बार तुम्हारा था, यानी हम सबका था। नाउ लॉस, अब हमने वो खो दिया है। और किस प्रकार खो दिया है? हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रिंसेस, पोटेंटेट्स, वॉरियर्स, द फ्लावर ऑफ हेवन, वंस योर्स। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसी पर आपको फोकस करना है। अब देखिए आगे किस तरह से उनको और मोटिवेट करता है, इसको भी आप समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है, ये जो लाइन है आपने पढ़ ली होगी, अवेक, उठ खड़े हो, अराइज, अपनी स्थिति को संभालो, और बी फॉर एवर फैलन। ये इतनी लाइन है दोस्तों, इस लाइन को आप सेपरेटली ध्यान रखें। वह सैटन अपने योद्धाओं से कहता है, उन देवदूतों से कहता है, उन फैलन एंजल्स से कहता है कि अवेक, अराइज, उठ खड़े हो जाइए, और या बी फॉर एवर फैलन,
हमेशा हमेशा के लिए इस दुख भरी दुनिया में, इस दर्द भरी दुनिया में पड़े रहो। मीन्स या तो तुम ईश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, या हमेशा हमेशा के लिए अपने भाग्य में इन दुखों को स्वीकार कर लो। तो यदि तुम इन दुखों से बचना चाहते हो तो तुम ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या वो कहना चाहता है, आगे लाइन पढ़ता हूं तो ये लाइन आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो कहता है दे हर्ड, और ऐसे ही पुकार सुन करके उन सभी जो एंजल्स थे, जो फैलन एंजल्स थे, दे हर्ड, उन्होंने उसकी पुकार को सुन लिया, सैटन की पुकार को सुन लिया, एंड वर अबेस्ड, और वे अपनी उस स्थिति पर बहुत ही शर्मिंदा हुए, एंड अप दे स्प्रंग, और वह उठ खड़े हुए अपने पंखों पर, अपॉन द विंग, अपने पंखों से वो उठ खड़े हुए, एज वेन मैन वॉन्ट। दोस्तों यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सुनिएगा आप, किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है मिल्टन का बताने का लिटरेचर का तरीका देखिए। वो कहता है वे सभी सैटन की उस शर्मिंदगी भरी आवाज को सुन करके इस प्रकार से खड़े हो गए जैसे एक संतरी रात्रि में जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो और उसकी आंख लग जाए और उसको उसके ओनर के द्वारा सोते हुए पकड़ लिया जाए, और उठाने पर जब वो उठे तो जिस प्रकार से वो घबरा करके अचानक से तनकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार सैटन की आवाज को सुन करके वो सभी कमजोर गिरे हुए फैलन एंजल्स एकदम से उठ करके खड़े हो जाते हैं और आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो कहता है क्या, देखिए, एज व्हेन मैन वांट टू वॉच ऑन ड्यूटी, जब कोई व्यक्ति देख लिया जाता है ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर, स्लीपिंग, सोते हुए, फाउंड, पा लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, बाय हुम, किसी के द्वारा, दे ड्रेड, जिससे उनको भय है, राउज, और तब वो डर करके राउज उठ खड़े होते हैं, एंड बैस्टर देमसेल्व्स आर वेल अवेक, और इस प्रकार से वो अपने आप को दिखाते हैं जैसे कि वो वास्तव में सो नहीं रहे थे, और इसी गति के साथ, जिस गति के साथ वो सोया हुआ संतरी अपने मालिक को देख करके उठ करके भौचक्का खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार सैटन की आवाज को सुन करके वो सारे फैलन एंजल्स उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं। ये लाइन एक बार फिर से देख लीजिए। दे हर्ड, उन्होंने उसकी आवाज को सुना, एंड वर एबेस्ड, और अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया, एंड अप दे स्प्रंग, और वह अपने पंखों पर खड़े हो गए। दोस्तों यहां से जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये डिस्क्रिप्शन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मोलोक कौन था, किस तरह से उससे कौन कौन सी लाइनें जुड़ी हुई हैं, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जल्दी जल्दी मैं इसको करा देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट मोलोक ये लाइन है, तो आपको मालूम है सबसे पहले जो फैलन एंजल की श्रेणी में सबसे पहला है वो है फर्स्ट मोलोक, हॉरिड किंग बैस्मर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो दोस्तों अगर आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज अ किंग, अ हॉरिड किंग बैस्मर्ड, सना हुआ है, विद ब्लड, खून से, ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, मनुष्य के बलिदान के, तो आपको निशान लगाना है दोस्तों मोलोक पर, कि मोलोक इज ए हॉरिड बैस्मर्ड किंग विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, एंड पेरेंट्स टीयर्स, और पेरेंट्स के, माता पिता के जो आंसू हैं, दो फॉर दे नॉइज ऑफ ड्रम्स एंड ट्रम्बल्स लाउड, देयर चिल्ड्रंस क्राइज अनहर्ड, दैट पास्ड थ्रू फायर टू हिज ग्रिम इडॉल। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो इतना याद रखना है कि हॉरिड किंग बैस्मर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस इज मोलोक। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा।
इसके बाद भी मैं इसका पिक आपको जरूर भेज दूंगा, क्योंकि आप अपने से थोड़ा हिंदी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन सेक्रीफाइस से रिलेटेड कौन है, तो आपको निशान लगाना है मोलो। इसके बाद आती है दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है किमोस, द एब्सेंस ड्रेड ऑफ माउप्स सन्स फ्रॉम एरियर टू नेबो। देखिए यहां तक आप समझिएगा, आगे मैं इसको और बताऊंगा क्योंकि इसमें आगे और भी डिस्क्रिप्शन है। पहले इसको आप समझ लीजिए क्या यहां पर कहा गया है। तो दोस्तों इसको समझिए, ये जो किमोस है, इसको जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बताना है, एक तो याद रखिएगा कि किमोस को ऑब्सीन कहा गया है, अश्लील कहा गया है, वासनापूर्ण बताया गया है, कामुक बताया गया है, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो आपको याद रखना है नेक्स्ट किमोस, और इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो प्योर है। तो प्योर हिज अदर नेम, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसको दोस्तों अपने जो क्वेश्चंस आपने लिखे हो जॉन मिल्टन के, उसमें इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा कि किमोस का ही दूसरा नाम प्योर है। आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट पता होनी चाहिए। अब लाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो वो कहता है कि नेक्स्ट किमोस, मोलोक के बाद दूसरा है किमोस, ड्रेड ऑफ मोब्स सन, जो डरे हुए लोगों से। मोब एक स्थान है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे रेफरेंसेस मिल्टन ने दिए हैं। बोले वहां के जो लोग हैं, सन्स हैं, डरे हुए लोग हैं, उनके द्वारा उसको पूजा जाता है। और वह जो स्थान है वह कहां पर है, वो एयोर में है, नेबो के मध्य है। एयोर और नेबो के मध्य में वो स्थान है दोस्तों। एंड द वाइल्ड साउथ मोस्ट, और अधिकतम जो दक्षिण भाग है एबारिम का, वहां पर उसको पूजा जाता है। तो दक्षिण में जो एबारिम है और जो मध्य भाग है एरोर का और नेबो का, वहां पर उसको पूजा जाता है। और आगे कहा है कुछ लोग इन हिसेबन, ये भी स्थान है दोस्तों, हिसेबन में और हेरोनेम में उसको पूजते हैं। सियोन्स रियल, और वह उस राजा के भी द्वारा पूजा जाता है जिसका राज सियोन पर है। बियॉन्ड द फ्लोवरी डेल, उस फ्लोवरी डेल फूलों की घाटी के परे जो सिम्बा है। क्लेड विद वाइन्स, जहां पर अंगूर की खेती होती है। एंड द एलेल टू द, ये बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं दोस्तों, तो इसको मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा इसको जानने की जरूरत है। और एक चीज और मुझे यहाँ पर याद आ गई दोस्तों, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं जॉन मिल्टन पर केवल इसी चीज को लेकर के। कई लोगों ने मिल्टन को कहा है टू एल्यूसिव, बहुत ज्यादा उदाहरण देने वाले, बहुत ज्यादा रेफरेंस देने वाले उनको बता दिया गया है। क्योंकि आपने यदि एडिसन और स्टील को पढ़ा होगा तो वहां पर भी उनका क्रिटिसिज्म हुआ है कि कोई रचना जब हद से ज्यादा रेफरेंस अपने में रखती है तो वो भ्रमित कर देने वाली हो जाती है। तो इस वजह से इनका कुछ राइटर्स ने, कुछ क्रिटिक्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है दोस्तों। तो आपको जितना याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट किमोस, इनको अश्लील बताया गया है, वासनापूर्ण बताया गया है, ठीक है। और प्योर हिज अदर नेम, इनका जो दूसरा नाम है वो प्योर है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो विद दीज केम दे हु फ्रॉम द बॉर्डरिंग फ्लड ऑफ ओल्ड। तो यहां पर दो नाम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और वो नाम है बालिम एंड एस्टोरोथ। ये मैंने आपको नाम लिखाए हैं दोस्तों, क्रम से मैंने आपको लिखा दिया है। इनके बारे में भी आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। ये बालिम और एस्टरोथ, दोज मेल, और इनकी जानकारी आप समझ लीजिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट बुक आपने नहीं पढ़ा है ध्यान से, तो फिर आप निश्चित रूप से गलती पर हैं। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें। हालांकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए इनकी डिटेल पहले मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा पढ़ देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज मुझे और आपको बतानी है, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जो ये कीमोस है, इसका जो टेम्पल है वो मोलोक के टेम्पल के पास में है दोस्तों, मोलोक के टेम्पल के बराबर में। और मोलोक को ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए जाना जाता है, और कीमोस को दोस्तों ऑब्सीन यानी अश्लीलता के लिए, वासनापूर्णता के लिए जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कीमोस का जो टेम्पल है वो मोलोक के बराबर में है। लोग मोलोक के टेम्पल से घृणा करते हैं और कीमोस के टेम्पल को वे पूजते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे बालिम और एस्ट्रोडेथ की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उनके बारे में जानना है। देखिए ये जो रेफरेंस दिया गया है, विद दीज केम दे, इन दोनों के साथ मोलोक और कीमोस के साथ जो दो लोग आए हैं वो बालिम है और एस्टरोथ है दोस्तों। इन दोनों की आप क्वालिटी सुन लीजिए। बालिम जो कहा गया है दोस्तों, वो दुष्ट देवताओं के दल का नाम है। बाली या बालिम आप कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, बालिम इज अ ग्रुप ऑफ एंजल्स आर रिलेटेड टू बैड डीड्स। तो ध्यान रखिएगा, दुष्ट देवताओं के दल का नाम बालिम है दोस्तों। और यह जो नाम है एस्टारोथ, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उन स्त्री देवियों के समूह का नाम है जो बैड डीड्स के लिए जानी जाती है। तो ये एक फीमेल ग्रुप है दोस्तों और ये एक मेल ग्रुप है दोस्तों। और इसका लीडर, या यूं कहिए कि ये खुद में बालिम एक नाम है और ये भी एक नाम है। यहां पर मिल्टन ने इनको किस प्रकार से कहा है, देखिए, दोज मेल, ये जो दोज मेल वर्ड है दोस्तों, ये प्रयोग किया गया है बालिम के लिए। और यहां पर लिखा है, देखिए दोस्तों, दीज फेमिनाइन, ये कहा गया है एस्ट्रोरोथ के लिए। तो ये दो ग्रुप हैं दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे दोस्तों वो यहां पर क्वेश्चन करेगा क्या कि फॉर स्पिरिट्स व्हेन दे प्लीज कैन आइदर सेक्स एज्यूम और बोथ। ये इन दोनों में ही ये क्षमताएं थी कि ये अपनी इच्छा अनुसार स्त्री या पुरुष किसी भी रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि उन फैलन एंजल्स में ऐसे कौन थे जो कोई भी सेक्स, किसी भी जेंडर में वो अपने आप को प्रकट कर सकते थे, तो बालिम और एस्टारोथ का नाम आपको जरूर याद रखना होगा दोस्तों। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी को मुझे आपको समझाना था। और ये एफोरेट्स जो स्थान है दोस्तों, वहां से इनका आगमन हुआ है, वहां से ये आए हैं इजिप्ट का सीरियन ग्राउंड से। तो ये तो दोस्तों बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पर जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि कौन सी आत्माएं, दुरात्माएं अपना रूप बदल सकती थी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए मेल और फीमेल। तो है बालिम और एस्ट्रोरोथ। इसके बाद दोस्तों जो रेफरेंस आता है वो ये देखिए, ये एक अलग और वर्ड है दोस्तों, इसको उसके साथ मैच मत कीजिएगा। ये है एस्ट्रोरेथ, ये है एस्ट्रोरेथ। तो केम एस्ट्रोरेथ, इसके बाद एस्ट्रोरेथ आया है दोस्तों। इसका नाम आप जरूर ध्यान रखें, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बता देता हूं और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, अगर फैलन एंजल में किसी देवी का या किसी फीमेल कैरेक्टर का जिक्र हो दोस्तों, तो वो है एस्ट्रोरेथ। एस्ट्रोरेथ इज अ फीमेल कैरेक्टर, फीमेल एंजल है ये दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। कुछ चीजें मैं इसके बारे में आपको पढ़ करके बता देता हूं। इन देवताओं के साथ एस्ट्रोरेथ नामक देवी भी थी,
सीरिया के कोस्ट के लोग इसको एस्टारेट कहते थे। वह उनकी चांद की देवी थी। उसकी मूर्ति पर अर्ध गोलाकार सींग थे। हर रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में सीडन की राजकुमारियां इसकी प्रकाशवान मूर्ति की अर्चना करती थीं और गीत गाया करती थीं। देखिए दोस्तों सॉरी, तो whom the फिनिशियन कॉल्ड एस्टोरेट, ये इसको एस्टारेट कहते थे, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। क्वीन ऑफ हेवन, चांद की देवी कहा जाता है इसको। विद क्रेसेंट हॉर्न्स, और इसके ऊपर एक सींग लगा हुआ है। टू हुज ब्राइट इमेज, और इसकी चांद की रोशनी में जो चमकती हुई इमेज है, मूर्ति है, नाइटली, रात्रि के समय में, बाय द मून, जो चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होती है। सिडोनियन प्लेस पर जो रहने वाली राजकुमारियां हैं, वर्जिन्स हैं, पेड देयर वोज, वे कस्में खाती हैं और उसके लिए गीत गाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा देवी या देवता है जिसके लिए जो सीडन की राजकुमारियां हैं, लड़कियां हैं, वो उसके लिए गीत गाती हैं, तो आपको एस्टोरेट का नाम याद रखना है दोस्तों। ये एक फीमेल देवी के रूप में आप इसको समझिएगा फैलन एंजल में। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिडोनियन लिखा है दोस्तों, ये एक्चुअली सीडन है। सीडन की जो राजकुमारियां हैं, वर्जिन्स हैं, वो उसकी प्रतिमा को देख करके उस देवी की चांद के प्रकाश में वो कस्में खाती हैं और उसके लिए गीत गाती हैं। इसके बाद दोस्तों आने वाला है थैमूज, और ये कैरेक्टर आपको जरूर समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैमूज केम नेक्स्ट बिहाइंड, और उसके बाद में आने वाला थैमूज है। हुज एनुअल वुंड इन, इसका भी बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं, और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब इसके कोट आता है तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज मैं आपको जरूर इसका मीनिंग और इसको समझा दूंगा ताकि आपको ये बात बड़ी स्पष्ट रहे। यहां पर जो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, एक लाइन आपने पढ़ी होगी, हुज एनुअल वुंड इन लेबनान अलियोर्ड द सीरियन डमसेल टू लेमेंट हिज फेट। एक्चुअली है क्या दोस्तों, थैमूस के लिए ऐसा कहा जाता है कि लेबनान में प्रत्येक वर्ष एक सुअर के द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, और इस प्रकार प्रतिवर्ष उसके मरने पर जो सीरिया की राजकुमारियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो अपने भाग्य को कोसती हैं, लेमेंट करती हैं, हिज फेट। तो ये जो लाइन है दोस्तों, सीरियन डेमसेल्फ टू लेमेंट हिज फेट, अगर ये लाइन आपको मिलती है दोस्तों तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा। इसका संबंध जो है दोस्तों वो थैमूज से है। थैमूज के शरीर से इतना रक्त बहता है कि जो नदी है वो पूरी लाल हो जाती है, और उसको देख करके दुखी होकर के जो वहां की सीरियन डेमसेल्स हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो बहुत ही दुख में हो जाती हैं और अपने भाग्य पर दुख प्रकट करती हैं, अपने आप को कोसने लगती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसी को कहा गया है हुज एनुअल वुंड। एनुअल वुंड का मतलब है दोस्तों प्रत्येक वर्ष होने वाला कार्यक्रम, और वुंड का मतलब है दोस्तों जख्म, जो मिलते हैं किसको, थैमूस को। और उनको देख करके जो लेबनान की जो महिलाएं हैं, लेबनान के जो लोग हैं, सीरिया की जो डेमसेल्स हैं, वो अपने भाग्य पर जो है दुख प्रकट करती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है, तो पूरा मैं उसको एक्सप्लेन करने में भी अपने आप को असक्षम समझता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके लिए डिटेल्ड समय चाहिए, बहुत ज्यादा अधिक समय लगेगा यदि आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट हर बात रेफरेंस के साथ समझाऊंगा तो। पर मकसद एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो केवल आप इतना ही ध्यान रखें कि द सीरियन डेमसेल्स टू लेमेंट हिज फेट, वह अपने भाग्य को लेमेंट करते हैं, और ये जो होता है ये थैमूस के लिए है सर। थैमूस एनुअल वुंड, जिसका जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, और उसके जख्म से
जो खून बहता है उससे आसपास की जो नदी है वो पूर्ण रूप से लाल हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद अगला कैरेक्टर है दोस्तों डैगोन, हिज नेम। डैगोन सी मोनस्टर्स को कहा गया है अपवार्ड मैन एंड डाउनवार्ड फिश। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा फैलन एंजल है जो अपवार्ड मैन है, यानी ऊपर का भाग उसका मैन का है, व्यक्ति है वो, और डाउनवार्ड आधा शरीर जो है उसका वो एक मछली का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डैगोन नाम आपको याद रखना है। सी मॉन्स्टर, उसको सी मॉन्स्टर कहा गया है, सी मॉन्स्टर की संज्ञा दी गई है, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद रीमन की बारी आती है। हुज डिलाइटफुल सीट वाज फेयर डेमेकस ऑन द फर्टिल बैंक्स ऑफ। देखिए दोस्तों, ये जो है ये रीमन का जो नाम आया है ये उपजाऊ भूमि से रिलेटेड है, ल्यूसिड स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो इसको आप याद रखिएगा कि उपजाऊ भूमि वाला व्यक्ति कौन है, तो वो रीमन है। थोड़ा सा मैं आपको इसके रीमन के बारे में जरूर बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो रीमन है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी शक्ति का परिचय ईश्वर के मंदिर के सामने सम्मुख अपना मंदिर बनवा करके दिया है। यानी इसने अपना जो विरोध प्रदर्शन किया है वो ईश्वर के मंदिर के सामने अपना मंदिर बनवा करके किया है। और ये डेमेकस की जो स्थान है जहां पर नदी के किनारे पर जो उपजाऊ प्रदेश है वहां से ये आने वाला है, वहां इसका निवास स्थान है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए हु मेड अ टेम्पल अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ गॉड, तो आपको रीमन का नाम याद रखना है कि रीमन ही वह है जिसने गॉड के मंदिर के सामने अपना मंदिर बनवा करके अपने विरोध को प्रकट किया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन है जिसका आधा भाग मनुष्य का और आधा मछली का है, तो वो है डैगोन। और इसके बाद दोस्तों आफ्टर दीज अपीयर्ड अ क्रू, एक बहुत ही बड़ा समूह आता है दोस्तों, हु अंडर नेम्स ऑफ ओल्ड रिनोन। ओसिरिस हैं दोस्तों, आइसिस हैं, ओरस हैं, ये ग्रुप हैं दोस्तों। और ये नाम है उनके जो इनके लीडर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। लास्ट में इसके बाद वो कहते हैं एंड देयर ट्रेन विद मॉन्स्टर शेप्स। और उसके बाद पूरा का पूरा समूह दल आ गया एक लंबी कतार में एक ट्रेन के समान। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर और आपको यहाँ पर समझने हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओसिरिस है, आइसिस है, ओरस है, ये लोग भी बाद में आने वाले तीनों हैं, तीनों एंजल है, फैलन एंजल हैं। और इनके बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप समूह आया है दोस्तों जिसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया है। और इसके बाद लास्ट में आने वाला जो है दोस्तों, सबसे बाद में मैंने आपको नाम बताया था, बिलायल केम लास्ट व्हेन हुम आ स्पिरिट मोर लिव। तो सबसे लास्ट में जो है वो बिलायल आता है दोस्तों। और बिलायल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा, यहाँ पर टर्न्स एथीस्ट एज डिड एल्सन हु फिल्ड with lust and violence the house of God, in courts and palaces he also reigns, and in luxurious cities। ये जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिस्क्रिप्शन सारा बिलायल के बारे में है। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो सन्स ऑफ बिलायल दोस्तों किसको कहा गया है, वो क्राइस्ट को कहा गया है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। विद लस्ट, किसको लस्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर बिलायल से जो रेफरेंस दिया गया है बिलायल के माध्यम से वो दिया गया है चर्च के पादरियों का, और उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, उनको सन्स ऑफ बिलायल कहा गया है। वायलेंस से भरे हुए हैं वो, द हाउस ऑफ गॉड, गॉड से उनका जो क्या कहते हैं विरोध करते हैं गॉड का, वो लस्ट से भरे हुए हैं। और उनका जो निवास स्थान है दोस्तों इन कोर्ट्स में है, पैलेसेस में है। ही ऑल्सो रेन्स इन लग्जरियस सिटीज। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस है दोस्तों ये एक्चुअल में बिलायल के बारे में नहीं है, बल्कि जो
वहां के उस समय के मिल्टन के समय में जो पादरी हैं, रईस चर्च, जो चर्च में रहते हैं और लग्जीरियस लाइफ गुजारते हैं, लस्टफुल लाइफ गुजारते हैं, बहुत ही अय्याशी का जीवन गुजारते हैं, उनको यहाँ पर मिल्टन ने क्रिटिसाइज किया है ब्लायल के माध्यम से। तो दोस्तों ये था पैराडाइज लॉस्ट और इसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको इसके पिक्स आज जरूर भेज दूंगा जिससे आप इसको कंप्लीट कर लें, और इसके बाद ही हम दोस्तों शुरू करेंगे शेक्सपियर को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज आप इन सभी पॉइंट्स को जो भी मैंने आज बताए हैं इनको निश्चित रूप से आप लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज।